नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में जो अध्यायवार हमने शुरू की है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम हाईलाइट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो हम उम्मीद आपसे ये करेंगे कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनमें से आप मेन पॉइंट जो है नोट करेंगे, यानी कि जो कीवर्ड्स होंगे उनको नोट करेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है माइंड में रखेंगे। इससे क्या होगा, जो ये कीवर्ड्स होंगे ये आप लास्ट टाइम में जब रिवीजन लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो विद इन मिनट्स में ये रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे एनसीईआरटी नोट्स जो A4 शीट होती है उसमें 1 या 2 पेज से ऊपर नहीं जाने चाहिए। इतने शॉर्ट नोट्स जो है आपके बनने चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो जितना इस टाइम पे लास्ट टाइम में जितना शॉर्टेस्ट नोट्स आपके पास होंगे, जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा नोट्स का, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। इसके अलावा हमने मैराथन सीरीज़ शुरू की है, तो ये जो है 8:30 PM पे जो है वीडियो जो है पब्लिश हो जाता है मैराथन का, और ये 2 बजे के आसपास होता है 2 PM पे। कौन सा? ये एनसीईआरटी का 2 PM पे होता है, और मैराथन का 8:30 PM पे होता है। थोड़ा कभी कभी टाइम अप हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आधा 1 घंटे ऊपर भी चला जाता है, अदरवाइज़ टाइम यही है। और डिस्क्रिप्शन में सारी जो है प्लेलिस्ट लगी हुई है, डेली प्रैक्टिस की जो है वो भी, प्लस कोर्स वीडियोस की, एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस करवाई है हमने उनकी भी, और साथ में टेलीग्राम लिंक भी वहाँ दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी PDF फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए वो वहीं पर मिलेंगे। जो भी मैं क्लास लेती हूँ, या ये जो एनसीईआरटी का आप जो मैं आपको दे रही हूँ अध्यायवार, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये सभी जो है आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, यानी कि ऑल पर क्लिक करके रखें, क्योंकि सारी वीडियोस मेरी जो है TGT PGT इसी से जाती हैं निकल करके, तो सारा कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें जो है आपका कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगा, अगर आप ऑल पे क्लिक करके रखेंगे तो। क्योंकि इस समय मैं 2 वीडियो तो अपलोड करती हूँ, इसके अलावा भी कभी कभी तीसरी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिल जाता है तो ध्यादा वीडियोज़ भी आगे अपलोड होती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें। चलिए देखते हैं आज का अध्याय 5। अभी तक हमने जो है 2 ध्रुवीय व्यवस्था और 1 ध्रुवीय, यानी कि जब अमेरिका का वर्चस्व था, वो शीत युद्ध के बाद अमेरिका आया, अपने ताकत उसकी बढ़ी, वो सब हमने देख लिया। साथ में हमने देखा कि ये जो अमेरिका के अलावा कौन कौन से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं, यानी कौन कौन से राष्ट्र ऐसे हैं, देश ऐसे हैं कि जो है आगे कुछ सालों में इस ताकत यानी कि अमेरिका की वर्चस्व को कम करने में या अमेरिका की जगह लेने में सक्षम होंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि जो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें आते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अमूमन जो है इन्हीं को जो है ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ लोग चीन को भी रखते हैं, कहने के लिए कह देते हैं कि चीन भी है, लेकिन चीन जो है दक्षिण एशिया में नहीं माना जाता है। इन्हीं को जो है दक्षिण एशिया पद व्यवहार किया जाता है। इन्हीं देशों के लिए जो दक्षिण एशिया का नाम है या संज्ञा है दी जाती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। और भारत जो है इनमें जो है सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश माना जाता है। तो ये जो है एक प्रकार से केंद्र है दक्षिण एशिया का। देखेंगे हम, आगे चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। ये कुछ नेपाल के बारे में दिया गया है कि 2008 में राजतंत्र को ख़त्म किया और नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है उभरा। आगे देखेंगे। अब ये मालदीव के बारे में है, देख लेते हैं। मालदीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो मालदीव है ये 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, और 1968 में यह एक गणतंत्र बना, और आज शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देख लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शासन प्रणाली अपनाई गई
और 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। बहुदलीय प्रणाली को कब अपनाया है? इसने 2005 को अपनाया है और जो है इसको अपनाने के पक्ष में एक मत से जो है मतदान किया और इस प्रणाली को अपना लिया है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP का देश के मामलों में दबदबा है, यानी कि ये पार्टी वहाँ पर काफ़ी प्रभावशाली है। तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की जो है काफ़ी प्रभावशाली है। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, बहुत कुछ NCERT में है पर 3 पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर बता रही हूँ कि ये 1968 तक जो है सल्तनत हुआ करता था। 1968 में जो है क्या हुआ, गणतंत्र बन गया और 2005 में इसने जो है बहुदलीय प्रणाली अपना ली, मतदान करके, एक मत से मतदान करके। और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की मतलब एक दबदबे वाली प्राणी मतलब प्रभुत्व वाली पार्टी है। बहुदलीय प्रणाली है पर ये पार्टी जो है वहाँ प्रभुत्व में रहती है। मालदीव के बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखेंगे पाकिस्तान के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान के बारे में बताया जाए क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है तो और इससे हमारे संबंध जो है उतने अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। जो जितने भी देश हैं ये धीरे धीरे करके, पहले चाहे ये राजतंत्र रहे हों, चाहे सल्तनत रहे हों, कुछ भी रहे हों, लेकिन अभी ये सभी जो है लोकतंत्र बन गए हैं आज के आधुनिक दौर में। लेकिन पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाया। जब देखो वहाँ सेना जो है तख्ता पलट कर देती है और अपना सत्ता पर जो है अपना कब्जा कायम कर लेती है। तो इसके कई कारण हैं। जो यहाँ सेना है, धर्मगुरु है, भूस्वामी है, ये सब क्या है और क्या है, इनका जो है सामाजिक एक प्रकार से समाज पर दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक जो है शासन कायम हुआ है। सैनिक शासन कायम करते हैं, कई बार किया है। तो पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, ये बात आपको पता ही है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है, यानी कि सेना को समर्थन करने वाली जनता वहाँ पर जाता है क्योंकि सेना का ही काम है जो है भारत के साथ लड़ाई करना और भारत के साथ मतलब जो है अपनी ताकत को प्रदर्शन करना। तो इसलिए सेना को वहाँ समर्थन ज़्यादा मिलता है। और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, यानी कि ये सेना को जो है समर्थन करते हैं और लोकतंत्र में खोट निकालते रहते हैं। जबकि इसका ये कारण है कि जो भारत और पाकिस्तान में तनातनी रहती है तो इसलिए वहाँ की जनता है सेना पर ज़्यादा विश्वास करती है, सेना को ज़्यादा समर्थन देती है क्योंकि सेना ही आखिरकार युद्ध करेगी और भारत के साथ जो है जो भी तनातनी है उसको अपना निपटेगी। आगे देखेंगे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन नहीं अभी तक कायम हो पाया है। इसके लिए जो कुछ और भी चीज़ें जिम्मेदार हैं, जैसे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इसको ख़ास तौर पे नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी देश हैं ये क्या करते हैं कि अपने स्वार्थों के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए सैनिक शासन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसमें कि अमेरिका प्रमुख है और दूसरे पश्चिमी देश भी हैं। तो इसलिए जो है अभी तक अमेरिका में लोकतंत्र है, लोकतंत्र वहाँ पर, लेकिन स्थायी लोकतंत्र नहीं है। अक्सर वहाँ पर जो है सेना की सरकार आ जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, ये सब घटनाएं वहाँ पर घटती रहती हैं। तो अगर हम बात करें कि वहाँ पर लोकतंत्र पूर्णतः है तो नहीं, वहाँ पर पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है। हालांकि मानवाधिकार के जो इशूज़ हैं वो वहाँ पर अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं, प्रेस वहाँ की स्वतंत्र है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं, अच्छाइयाँ हैं लोकतंत्र की, पर पूर्णतः लोकतंत्र वहाँ पर नहीं है। ऐसे अब हम बांग्लादेश की बात करेंगे, जो कि पहले क्या था कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो और 1971 की लड़ाई के बाद जो है ये एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, क्योंकि 71 में लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्यों हुई थी आगे हम बताएंगे। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था, यानी कि जो अंग्रेजी राज में बंगाल विभाजन हुआ था और असम के विभाजन हुआ था, उसके दोनों के हिस्से मिलाकर के ये जो है आज का बांग्लादेश और पहले का पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि 71 के पहले का पूर्वी पाकिस्तान बना था। आगे देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व
शेख मुजीबुर रहमान ने किया। यानी कि इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं लूँगी, आपका टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी भी है। पश्चिमी पाकिस्तान जो था, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, और जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा ये बांग्लादेशी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन पर जो है ये बांग्ला संस्कृत, बांग्ला भाषा, इन सब के विरुद्ध जो है इनको जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और इन पर उर्दू भाषा लाद दी। यानी कि इनकी संस्कृत, इनकी भाषा को दरकिनार कर दिया, और इससे वहाँ पर जनता में आक्रोश हो गया। फिर क्या हुआ कि जो ये मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, और शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि अपने नेतृत्व वाली आगामी लीग को इन्होंने जो आवामी लीग है एक इन्होंने पार्टी बनाई, और 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। आप सभी को पता है, अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात है। और ये जो है बांग्ला और असम के विभाजित हिस्सों का, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का लेकर के पूर्वी पाकिस्तान बना था। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया, जो कि हमने बताया कि उनकी जो बांग्ला संस्कृत कल्चर था उसके लिए इन्होंने तवज्जो नहीं दी, और अपनी उर्दू वगैरह इन पर थोपने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, आक्रोश हो गया। और इस जो जन संघर्ष था उसका नेतृत्व किसने किया, मुजीबुर रहमान ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने स्वायत्तता की मांग की, और इन्होंने पार्टी कौन सी बनाई थी, आवामी लीग। अभी हमने कहीं बताया था, आवामी लीग इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और आवामी लीग बना करके इन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में जो है सारी सीटें, मतलब पूरी सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। आवामी लीग ये रही इनकी पार्टी। अब इसके बाद होता क्या है कि जब इन्होंने पूरी सीटों पे जो है जीत प्राप्त कर ली, तो पश्चिमी सरकार जो थी, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान था, इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया उसने। और उसने क्या किया कि मतलब इनको सरकार नहीं दिया, और ऊपर से क्या किया कि जनता इनको मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो जनता जो है सड़कों पे उतर आती है। जब जनता सड़कों पे आंदोलन करती है तो उसको दबाने के लिए उस पर जो है पश्चिमी सैनिक बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ करते हैं। उससे मतलब डर के, भाग के वहाँ की जनता बांग्लादेशी जो है भारत में घुसने लगते हैं। अब भारत में क्या हुआ, बांग्लादेशी शरणार्थियों का बर्डन बढ़ने लगा, बोझ बढ़ने लगा। इस वजह से भारत को इस मतलब घटना में, यानी कि इस जो वहाँ का संघर्ष चल रहा था उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। जब भारत इन्वॉल्व हो गया तो पाकिस्तान को लगा कि भारत तो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि क्योंकि भारत वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो 1971 का युद्ध हुआ था, तो ये बांग्लादेश के, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के चलते हुआ था। और जब ये युद्ध की समाप्ति हुई तो पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बहुत सारे जो सेना थे उन्होंने समर्पण किया था, और इसमें जो है अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया था अपनी जहाजी बेड़ों के साथ। म्यांमार के रास्ते से आकर के इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन भारत ने क्या किया था कि 1971 में ही ये शायद ये जुलाई अगस्त में, नहीं 1971 के मिड में इन्होंने क्या किया था, सोवियत संघ से इन्होंने क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी, संधि कर ली थी कि आप हमारे जो है सहायता करेंगे। क्योंकि उसको, भारत को पता था कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका आएगा उसको हेल्प करने के लिए। तो उससे पहले लड़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने सोवियत संघ को साथ जो है अपनी मित्रता की बात कर ली थी, यानी कि मित्रता संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर कर लिए थे अगले 20 सालों के लिए। ये बातें हो गई। फिर इन्होंने जाके युद्ध छेड़ा। युद्ध में इनकी भारत की जो है विजय होती है, और एक नया देश यानी कि बांग्लादेश हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है। तो ये सारी इसके पीछे छोटी सी कहानी हमने बता दी ताकि आपको चीज़ें याद रहें। यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं। बस ये है कि 1971 में जो है बांग्लादेश बना। लड़ाई भारत और पाकिस्तान की, जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसके बाद में बना। मुजीबुर रहमान जो है पूर्वी पाकिस्तान का जो है नेतृत्व कर रहे थे। आवामी लीग इनकी पार्टी थी उसके साथ। और 1947 से 71 तक जो है ये बांग्लादेश का अंग रहा। आगे देखेंगे जब मुजीबुर रहमान आ जाते सत्ता में आकर के सबको जो है
मद हो जाता है, यानी कि घमंड हो जाता है और वो अपनी पावर दिखाने लगता है। तो 1975 में क्या किया इन्होंने, मुजीब यानी कि मुजीबुर रहमान, इनका शॉर्ट नेम है, शेख मुजीब। तो इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई? क्योंकि इसमें जो है देश का राष्ट्रपति होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसके पास सारी पावर होती है। तो ये मतलब सारी पावर लेने के चक्कर में इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। ये भी था चक्कर, हो सकता और भी कुछ बातें रही हों, पर मेन यही था। अब क्या हुआ कि आवामी लीग को छोड़ सभी पार्टियों को इन्होंने समाप्त कर दिया। ये भी देख लीजिए कि ये आ गए, आवामी लीग जो इनकी पार्टी थी मुजीब की, शेख मुजीब की, उसको छोड़ करके सारी पार्टियों को इन्होंने बैन कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? जनता तो आक्रोश करेगी। फिर अगस्त 1975 में मुजीब के खिलाफ सेना उठ खड़ी हुई। वहाँ की सेना, जब लोकतंत्र जहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर ऐसी जो है चीज़ें होंगी, कभी सेना, जनता सड़कों पे उतरेगी और कभी सेना आकर के उसमें तख्ता पलट करेगी। तो सेना उठ खड़ी हुई और मुजीब जो है सेना के हाथों मारे जाते, यानी कि सेना ने मुजीब को मार डाला, हत्या कर दी उनकी। उसके बाद जो जियाउर रहमान थे, ये जो है इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, यानी कि जो नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। और ये भी जो कहाँ से थे, सेना से थे, ये भी जो है सेना थे, जियाउर रहमान ये भी सेना से ही थे और इनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने शासन संभाला। ये भी सेना से थे, इन्होंने शासन संभाला। लेकिन बंगाल की जनता लोकतंत्र के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन क्योंकि उस जनता को लगा कि अब तो ये सेना का जो है राज होता जा रहा है और यहाँ से लोकतंत्र गायब हुआ, तो वहाँ की जनता है जो लोकतंत्र की डिमांड किया और जो है इरशाद को, यानी कि जो HM इरशाद थे लेफ्टिनेंट जनरल, इनको अपना पद 1990 में छोड़ना पड़ा। अब इसमें से बस एक स्टोरी टाइप में है कि ये जो है यहाँ पर कैसे कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो हमने याद रखने वाली चीज़ें थी वो हमने ऊपर बता दी। मुजीबुर रहमान को आपको याद रखना है। आगे क्या है, बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम 1991 के चुनाव के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि जो है बांग्लादेश में ये प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कब कायम हुआ है, 1991 में। क्योंकि जब मुजीबुर रहमान की हत्या की जाती है तो लगातार सेना के ही जो है लोग आते थे, उस पर अपना सत्ता पे बैठते थे और अपनी पार्टी बना करके शासन करना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये कौन थे, इरशाद के बाद क्या हुआ, जनता लोकतंत्र की डिमांड किया और बांग्लादेश में बहुदलीय, यानी कि बहुत सारे दलों को वहाँ पर क्या किया गया, मान्यता दी गई, यानी कि उनको अनुमति दी गई कि ठीक है आप आइए, और सभी को जो है छूट मिली और वो सभी चुनाव लड़ा और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ। कब, 1991 के चुनाव के बाद, यानी कि 1991 से वहाँ पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हो गया। तो ये हो गई बांग्लादेश की बात है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी आप स्टोरी के रूप में अपने जहन में रख सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो नेपाल जो है अतीत में एक हिंदू राज्य था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अतीत में क्या, ये हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। जो आधुनिक काल में क्या रहा कि संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि राजा होगा लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग जो है चलेगा, संविधान में जो रूल हैं, नियम है, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर रहा। और जो संवैधानिक राजतंत्र का दौर था उसमें नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, यानी कि उनको एक प्रकार से लोकतंत्र चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो वो संवैधानिक राजतंत्र भी नहीं, उनको और ज़्यादा खुला हुआ जो है शासन की जो है व्यवस्था चाहिए थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन राजा ने क्या किया कि सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया था और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। ये राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। जब काफ़ी आंदोलन हुए तो इन्होंने 1990 में यानी 1990 में सबसे पहले एक नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, क्योंकि जो भी पहला लोकतांत्रिक संविधान था
उसमें क्या था कि वो बस नाम मात्र का संविधान था, बाकी सब कुछ चलता था राजा का ही, राजा ने सब कुछ अपने हाथ में हथिया लिया था। 1990 में भी लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा ने मानी, और लेकिन वो भी संविधान उतना अच्छा नहीं था, वहाँ भी राजा की ही चल रही थी। और इन्होंने किया था कि 2002 में इन्होंने संसद को भंग कर दिया था और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, इस ये कह कर के कि जो ये माओवादी हैं, यानी कि जो नस्ली हैं, जो नस्लवाद है, तो इसके चलते जो है बड़ी अव्यवस्था है, इसलिए इसने पूरी शक्तियाँ अपने हाथ में बहाना बना करके ले ली थी। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ आंदोलन हुए और संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। वही बात हो गई कि 2002 में इस संसद को भंग किया था और 2006 में इसे बहाल किया गया जब देशव्यापी लोकतंत्र मतलब वहाँ पर आंदोलन हुए। और अगर हम देखें तो मोटे तौर पे देखें, छोटी छुटपुट घटनाओं को छोड़कर, तो ये आंदोलन जो थे अहिंसक थे और इसके प्रतिरोध का नेतृत्व, यानी कि इस जो ये आंदोलन थे इनके नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, यानी कि 7 पार्टी अलायंस, 7 दलों जिसमें 7 दल थे, इस पार्टी के अलायंस ने जो है इन आंदोलनों का, जो आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व किया। और ये जो ये 7 दलों का गठबंधन था और इन्होंने क्या किया था कि माओवादी जो थे और सामाजिक कार्यकर्ता जो थे इनको भी अपने साथ ले लिया था, इनके भी हस्ताक्षर ले लिए थे और इनको भी अपने साथ मिला करके तब जो है आंदोलन को छेड़ा था। तो 7 दल थे, माओवादी थे यानी कि जिनको नक्सली बोलते हैं, वो नक्सली भी थे, उनको भी अपने साथ मिला लिया था, और सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको भी मिला लिया था। इन सभी को मिला करके तब जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें कि इनकी जीत हुई और 2002 में जो संसद भंग कर दी गई थी उसे फिर से शुरू किया गया। राजा ज्ञानेंद्र सिंह जो है उस समय राजा थे और अप्रैल 2006 में जो है अगर देखें तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं कि अप्रैल 2006 में जो है संसद को बहाल किया जाता है और 2002 में संसद को भंग कर दिया जाता है और 1990 में नए संविधान की मांग जो है मानी जाती है राजा के द्वारा। और इसमें जो है इस आंदोलन को चलाने के लिए 7 पार्टी अलायंस यानी कि 7 पार्टियों का गठबंधन होता है, उसमें माओवादी भी होते हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी मिले हुए होते हैं। इन सब के सहयोग से ये आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 2008 में नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना नेपाल? तो लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल जो है 2008 में बना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है बार बार, आपकी एनसीईआरटी से है और हमेशा जो है प्रश्नों में यानी कि पेपर में देखने को मिलता है। और नए संविधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। नया संविधान जो है, क्योंकि पुराना संविधान तो इतना जो है पावरफुल नहीं था, उसमें रूल्स नियम जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे, तो नया संविधान कब आया? 2015 में आया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। 2008 में नेपाल जो है राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है और 2015 में नया संविधान आता है। और 2006 में यहाँ पर क्या होता है कि संसद विश्वव्यापी आंदोलन होता है और संसद बहाल कर दी जाती है। 2002 में जो है संसद को भंग कर दिया जाता है। ये बस इतने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो है नेपाल जो है अतीत में एक हिंदू राज्य था नेपाल, क्योंकि जो रामायण में जो माता सीता हैं उनका मायका जो है नेपाल को ही माना जाता है। चलिए देखेंगे हम यहाँ, ये नेपाल के बारे में हमने इतना जान लिया है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब देखेंगे श्रीलंका। इस पीडीएफ को एक बार आप रीड कर लेंगे तो अच्छे से स्टोरी आपको और समझ में आ जाएगी। बाकी कहानी मैं बता रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर देती हूँ। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका में जो है, श्रीलंका जब से आज़ाद हुआ था उसमें हमेशा जो है लोकतंत्र रहा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जातीय संघर्ष बना रहा हमेशा से। सिंघली और जो तमिल थे, भारतीय तमिल थे, वहाँ पर भारतीय तमिल की संख्या काफ़ी है
और सिंघली जो वहाँ के मूल निवासी हैं, अपने आप को कहते हैं कि वो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये आज़ाद हुआ तो सिंघलियों ने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि जो ये भारतीय तमिल थे, इनकी लैंग्वेज, भाषा, हर चीज़ को, संस्कृत को दरकिनार करना शुरू किया। और सिंघली जो भाषा थी उसको क्या कर दिया कि वो राष्ट्रीय मतलब कामकाज की भाषा बना दी। तो जब वो कामकाज की भाषा बन गई तो नौकरियां भी सिंघलियों को मिलने लगी, यानी कि इनके साथ काफ़ी जो है एक प्रकार से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव किया गया। तो ये यहाँ की स्टोरी है। तो ये अब यहाँ पर मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। और जब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है तो वहाँ पर लिट्टे नाम की एक पार्टी जो है खड़ी होती है, और उस लिट्टे और तमिल और सिंघलियों के बीच में विवाद को मिटाने के लिए, क्योंकि वो भारतीय प्रवासी थे तो उनके हितों को मतलब सुरक्षित रखने के लिए भारत को इन्वॉल्व होना पड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो है 1987 में ये शांति सेना राजीव गांधी ने भेजी, और 1989 जहाँ तक 2 साल बाद शांति सेना बिना सफलता के, यानी कि उन सब विवादों को निपटाए बिना ही उसको वापस आना पड़ा। और उसके बाद इसी के आगे जो है क्या होता है कि इसकी परिणति क्या होती है कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, और ये लिट्टे जो पार्टी होती है तमिलों की, इन्हीं के द्वारा इनकी हत्या करवाई जाती है। तो अब हम जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये 1948 में जो है आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो भारत के 1 साल बाद हुआ था। भारत कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ये 48 में हुआ था। और तब से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, यानी कि लोकतांत्रिक गतिविधियों से, व्यवस्था से वो चल रहा है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है, आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है पेपर में हमेशा देखने को मिलता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। इम्पॉर्टेंट एक ये इम्पॉर्टेंट है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में हुआ था। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आए। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला दबदबा रहा, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी 2 जातियाँ थी? सिंघली और तमिल, भारतीय तमिल थे, और सिंघली का जो है वहाँ दबदबा माना गया, सिंघली समुदाय का। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। आगे देखेंगे, 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन बताया कि जब उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ तो 1983 में क्या किया कि उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। तो 83 के बाद से जो है ये संगठन जो जिसको लिट्टे बोलते हैं, ये वहाँ की जो श्रीलंकाई सेना है उसके साथ जो है यानी कि शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ संघर्ष कर रहा है, यानी कि खूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसने जो है तमिल ईलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। ईलम का मतलब होता है कि एक राष्ट्र, एक देश, ऐसा कुछ इसका एक स्टेट, इस तरह से मतलब इसका निकल के आता है। तो तमिल ईलम यानी कि एक अलग तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में लिट्टे का नियंत्रण है। तो लिट्टे का नियंत्रण कहाँ है? उत्तर पूर्वी हिस्से में इसका नियंत्रण है। और 1983 के बाद ये जो है वहाँ की जो सेना है श्रीलंका सेना के साथ, उसके साथ जो है झपटा झपटी लगा हुआ है, यानी कि मारधाड़ कर रहा है। आगे देखेंगे, 1987 में जो बात हमने बताई थी, 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई, यानी कि उससे पहले जो है भारतीय प्रवासी जो तमिल थे, भारतीय तमिल, वो वहाँ से गुहार लगाते थे कि जो है भारत हमारे हितों की रक्षा करे और हमारे साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा। तो वो जो बातचीत होती है इस तरह से वो शामिल रहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि 1987 में वो शामिल हुआ। और 1989 में क्या हुआ, भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। तो 1987 में शांति सेना वापस आ जाती बिना सफलता के ही, बिना लक्ष्य हासिल किए ही। आगे देखेंगे, तो एक ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कब जो है शांति सेना वापस आ जाती और कब शांति सेना वहाँ भेजी जाती। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलती हैं और आपके एनसीईआरटी से हैं। तो ये मान के चलिए कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, बस एनसीईआरटी का थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं, लेवल बढ़ा करके थोड़ा आगे जा कर के क्वेश्चंस कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और बड़े लेवल पे क्वेश्चन करते हैं। बाकी रहता सब कुछ आपके एनसीईआरटी से ही है।
एनसीईआरटी में खजाना भरा पड़ा है अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था, जो श्रीलंका का ये संकट था उसका हिंसक चरित्र था। और इसमें क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई जो देश थे, वो ये जो दोनों युद्धरत पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। यानी कि जो श्रीलंका का ये संकट था वो हिंसक था, यानी कि दोनों के बीच में झड़पें होती रहती थी, मारधाड़ होती रहती थी, कत्लेआम शुरू हुआ था। तो इसमें क्या है, मध्यस्थता किसने की, जो नॉर्वे था और आइसलैंड जैसे जो स्कैंडिनेवियाई देश थे, इन्होंने जो है क्या किया था कि इन दोनों के बीच में बातचीत, इन दोनों को यानी कि तमिल और सिंगली जो समुदाय थे, इन दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए इनको राजी कर रहे थे, यानी कि बातचीत करके इनके बीच में समझौता करा रहे थे। और बाद में होता क्या है कि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया जाता है। अब जो सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया जाता है। आगे है जनसंख्या, 2009 में ये लिट्टे को ख़त्म कर दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और बस ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी ये क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में, जो विकासशील है, विकसित नहीं, विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विकासशील देशों में जनसंख्या पर जिसने नियंत्रण किया वो कौन है, सबसे आगे कौन सा देश है, या सबसे प्रथम कौन है, प्रथम स्थान पर कौन है, तो श्रीलंका है। आगे देखेंगे हम भारत पाक के संबंध। भारत पाक के क्या, जो भारत पाक एवं जितने भी उसके आसपास के छोटे छोटे देश हैं उन सभी से हम संबंध है अब थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन पाक को देखेंगे क्योंकि पाक के साथ कुछ ज़्यादा ही बवाल है और इसके साथ कुछ ज़्यादा ही संबंध खराब हैं, तो इसको जो है मेनली यहाँ पर लिख दिया। बाकी भारत पाक एवं अन्य देश, सभी देश आ जाते हैं जो इसके आसपास हैं, वो सभी आ जाते हैं। भारत पाक संबंध एवं अन्य देशों के साथ संबंध पर हम थोड़ा सा यहाँ पर हल्की चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 1998 में क्या हुआ कि भारत पाक के साथ हमेशा जो है आज़ादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा तनातनी रही। तो इसने जो है 1948 का युद्ध, फिर ये जो था 71 का, 65 का, ये सारे युद्ध इसने जो है झेले हैं दोनों देशों ने। तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के बाद में, पोखरण में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था, और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ये और ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। भारत ने पोखरण में किया था और पाकिस्तान में चगाई पहाड़ी पर जो है परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, इसका फुल फॉर्म जो है ये है, पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म ये है, पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट पे आपको जो है ध्यान देना है, अर्जुन की तरह फोकस बिल्कुल रखना है, इधर उधर भटकना नहीं। जो भी पॉइंट मिले उसको तुरंत अंडरलाइन करके उसको जो है हाईलाइट कर दो कि हाँ ये पॉइंट आ सकता है। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का फुल फॉर्म है, और ये जो पाकिस्तान है उसकी खुफिया एजेंसी है, सबको पता है, ISI के नाम से सब जानते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त, इसने क्या किया कि जो ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इस पर ये जो है बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से इस पर ये आरोप रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल, क्योंकि ये दोनों ही लगे हुए हैं, भारत से बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इनके गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों के संलग्न होने का आरोप है। तो जो ये ISI है, ये कहाँ, बांग्लादेश और नेपाल से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर भारत विरोधी अभियान में ये क्या है, शामिल है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये एक पॉइंट यहाँ से आपको उठाना है। और 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत
किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बाद अभी भी कायम है। तो ये एक पॉइंट है कि 1960 में जो है सिंधु जल संधि जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर विश्व बैंक की मदद से किया था। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ये जल विवाद हैं ये पक्का जो है पेपर्स में आते हैं और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि पानी के रेशियो, कितना पानी किस देश को जाएगा, उस पर लेके अभी भी थोड़े विवाद हैं, लेकिन फिलहाल ये संधि चल रही है, कायम है। आगे देखेंगे भारत और उनके अन्य पड़ोसी देश। जो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। तो जो जल विवाद हैं वो पक्का देखने हैं, वो क्वेश्चंस में पक्का आते हैं। तो बांग्ला और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इस नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं दोनों देशों के बीच, बांग्ला और जो है भारत के बीच। बांग्लादेश भारत के, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कौन कौन सी नदियाँ हैं ये पूछेगा यहाँ से, कि ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, इन दोनों के जल पर विवाद है। किसके बीच में? बांग्ला और भारत के बीच में। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ये हुआ। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और जो 2014 का एक्ट ईस्ट नीति है इसका हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। तो इसमें क्या है कि बांग्लादेश जो है यहाँ पर इससे जल विवाद है और भी कई तरह की जो हैं इसमें विवाद हैं, जैसे कि इसके म्यांमार का जो गैस निर्यात है वो बांग्लादेश के जरिए भारत में नहीं आने देना। जो बांग्लादेश है ये अपने लैंड को यूज करते हुए भारत में कोई भी गैस निर्यात जो है बांग्लादेश का, वो म्यांमार का, वो नहीं आने देता है। और भी कई चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन इसने लगाई हैं और इसका आरोप है कि जो है गैस जो प्राकृतिक ये गैस संसाधन है तो इसमें जो है भारत सेंधमारी कर रहा है, ये इसके आरोप हैं कुछ। तो ये छोटे मोटे विवाद इनके बीच में हैं। और लेकिन उसके बाद भी क्या है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है कौन? बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का हिस्सा है। ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट ये हमने पहले भी बताया था कल परसों के टॉपिक में भी, तो ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट डाउन कर ही लेनी है। आगे देखेंगे, इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। चलिए आगे देखेंगे, दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते, ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बवाली बवाल हैं, इसमें दोस्ताना रिश्ते भी हैं। और दोस्ताना रिश्ते में दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं, क्योंकि बिना सहयोग और बिना दोस्ताना रिश्ते के ये अपना विकास नहीं कर सकते हैं, अपनी राजनीतिक अस्थिरता को जो है कायम नहीं, जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इनके बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसी ही पड़ोस में उथल पुथल है तो जाहिर सी बात है उसका असर पड़ोसी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। दक्षेस यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है इसका। तो ये क्या है, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई है। तो ये देख लीजिए, ये जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट है। जब दक्षेस की यानी कि सार्क की शुरुआत होती कब है? 1985 में है। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। तो ये बातें हो गई। और अगर हम भारत के साथ जो है अन्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश की बात हमने यहाँ बता दी, पाकिस्तान की हमने बात करी ली, जो नेपाल भूटान वगैरह हैं ये, और ये नेपाल भूटान म्यांमार ये सब हैं। तो इनका क्या है कि इनका सोचना ये है कि भारत जो है शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी एक प्रकार से भू क्षेत्र को देख के, उसके विशाल आकार को देख करके इनको लगता है कि भारत जो है अपना दबदबा बना रहा है, दादागिरी दिखा रहा है। और उसी तरफ उल्टी तरफ से भारत को ये लगता है कि अगर वो इनके
राजनीतिक बातों में इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करता है कि अगर इन देशों में जो हमारे आसपास बिल्कुल सटे हुए देश हैं, इनमें राजनीतिक अस्थिरता होती है तो बाहरी शक्तियाँ आकर के यहाँ अपना प्रभुत्व जमाएंगी, और जो बाहरी शक्तियाँ आकर के प्रभुत्व जमाएंगी तो वो भारत के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए जो है भारत इन सब देशों के जो आपसी मसले हैं उनको निपटाने की, उनमें घुसने की, उनकी मदद करने की, उनको उबारने की कोशिश करता रहता है, ताकि हमारे जो देश से बिल्कुल देश लगे हुए हैं वहाँ पर बाहरी शक्तियाँ ना आ पाएँ। जैसे कि तिब्बत में चीन आ गया है, अब ये जो है भारत के लिए एक ज़्यादा करीब संकट, अगर इन फ्यूचर चीन कुछ करना चाहे, कुछ करे तो वो ज़्यादा करीब हो गया है भारत के। तो इसलिए भारत को ये सब चीज़ें देखना पड़ता है और काफ़ी मदद भी करता है, क्योंकि ये सब छोटे देश हैं तो भारत मदद भी करता है। उसके बावजूद भी ये सब जब इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो भारत को लगता है कि उनका ये बेजा फ़ायदा उठाया जा रहा है, इन छोटे छोटे देशों के द्वारा भारत का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और इन छोटे देशों को लगता है कि भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो ये सारी बातें हो गई जो एक थोड़ा स्टोरी टाइप में हमने आपको सुनाई। बाकी आप ये मेन पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही छोटे नोट्स होने चाहिए क्योंकि टाइम आपके पास अभी कम है। तो आज का ये हो गया, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। प्लस मैराथन में आप जुड़िए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम ला रहे हैं और पूरी थ्योरी वहाँ पर कवर की जाएगी, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको उस मैराथन सीरीज़ से, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरी थ्योरी कवर करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।